गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके पहले हम लोग लाइफ स्पेन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा उसके टाइप्स को स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि लैंगिक जनन। इसको हम लोग यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, एक ही पेरेंट्स पार्टिसिपेट होते हैं। सॉरी, बाई पेरेंटल बोल सकते हैं, या सेक्सुअल को हम लोग यूनिपेरेंटल बोलते हैं। तो बाई पेरेंटल क्योंकि इसमें 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट होते हैं। कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। यही तो डिफरेंस है, और वो भी आइदर बाय सेम इंडिविजुअल। अब ये सेम इंडिविजुअल के द्वारा हो सकता है या बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स। अपोजिट सेक्स वाले डिफरेंट इंडिविजुअल के द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वैसी प्रक्रिया है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और वो भी सेम इंडिविजुअल या अपोजिट सेक्स वाले डिफरेंट इंडिविजुअल के द्वारा होता है। अब ये गैमेट फ्यूज करके क्या करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और ये जाइगोट डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। न्यू ऑर्गेनिज्म बोलते हैं यहाँ पे न्यू बेबी या इन्फेंट यंग वंस ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, बनाते हैं। अब यह जो है क्या होता है, काफ़ी इलोबरेट यानी कि विस्तृत, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, स्लो प्रोसेस यानी कि बहुत धीमी प्रक्रिया है। किससे? एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सिंपल और फास्ट प्रोसेस है। सेक्सुअल जो है कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। बिकॉज अब क्यों ये कॉम्प्लेक्स, स्लो और इलेबोरेट प्रोसेस है? क्योंकि इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट मिलता है, जिसके परिणाम से स्वरूप ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, और वो ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट के आइडेंटिकल तो होते ही नहीं हैं, और वो अपने आप में भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं, एक जैसा नहीं होते हैं। ए स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई शो दैट दो दे डिफर सो ग्रेटली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स अथवा फंजाई कि डाइवर्स ऑर्गेनिज्म के अध्ययन से यह पता चलता है कि ये जो है एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजी, इंटरनली स्ट्रक्चर और भी जो है इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, फिजियोलॉजी रूप से अलग होते हैं। ठीक, व्हेन इट कम टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन जब ये क्या करते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करने के लिए पास में आते हैं, तो यह बात आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये जो है सिमिलर पैटर्न को शेयर करते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। यानी कहने का मतलब ये देखने में तो अलग है, फिजियोलॉजी रूप से, इंटरनल रूप से, मॉर्फोलॉजिकल रूप से अलग है, लेकिन सब के सब क्या करते हैं, एक ही पैटर्न को शेयर करते हैं, यानी कि दिखाते हैं। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर आर कॉमन टू दिस डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। आइए अब हम विचार करते हैं कि इन अलग अलग जीवों में क्या कॉमन फीचर है। कह रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैव रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ के सर्टेन स्टेज में पहुंचते हैं और अपने लाइफ में मैच्योरिटी लाते हैं बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी कि वे
सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने के पहले। ठीक है, यानी कि जितने भी जीव हैं अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं, इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। ठीक है, दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ कॉल्ड जुवेनाइल फेज, यानी कि ग्रोथ की वैसी पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं। यानी कि जुवेनाइल फेज जो है एनिमल के लिए यूज किया जाता है और वेजिटेटिव फेज जो है प्लांट के लिए यूज किया जाता है। तो प्लांट में अगर ऐसा फेज आता है तो उसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं और एनिमल में आता है तो उसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं। दिस फेज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज, अब यह फेज जो होता है अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। यह फेज का जो ड्यूरेशन होता है, समय अवधि होता है, वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। यहाँ पे जैसे कह रहा है कि इंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज, जैसे ही जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज का इंड होता है विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, तो क्या रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाता है। और आप खूब आसानी से हायर प्लांट में देख सकते हैं कब, जब उसमें फ्लावर आ जाते हैं तब। ठीक है, आगे ये कह रहा है हाउ लॉन्ग, कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, कोकोनट, व्हीट, मैंगो, ये सब मैंगो प्लांट टू कम टू फ्लावर, यानी कि गेंदा, धान, गेहूँ, नारियल, आम आदि पेड़ों पर पुष्प लगने में कितना समय लगता है। इन सम प्लांट, यानी कुछ पौधे में वेयर फ्लावरिंग अकॉर्स मोर देन वंस, वाट वुड कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड जुवेनाइल और मैच्योर, यानी कि कुछ पादपों में जो पुष्पीकरण होता है एक से अधिक बार होता है, तब इस अंतर पुष्पन की अवधि को क्या कहेंगे, किशोरावस्था या मैच्योर। कह रहा है कि ऑब्जर्व ए फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, यानी कि अपने एरिया में लगे कुछ वृक्षों का निरीक्षण कीजिए। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर, क्या प्रतिवर्ष इन वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे। वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट लाइक एप्पल, मैंगो, जैकफ्रूट इट इज सीजनल, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल आदि जैसे फल मौसमी होते हैं। आर दी सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रूआउट द ईयर एंड सम अदर दैट शो सीजनल फ्लावरिंग, क्या कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें वर्ष भर फूल लगा रहता है तथा कुछ मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं। ठीक है, प्लांट्स एनुअल और बाइनोमियल टाइप्स, वृक्ष जो है वार्षिक और बहुवार्षिक हो सकते हैं। सो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सनसेंट फेज, बट पेरेनियल स्पेसीज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर डिफाइन दिस फेज। पादप वार्षिक या द्विवार्षिक किस्म के होते हैं और यह सभी स्पष्ट कायिक जनन तथा निर्माण प्रस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं, परंतु बहुवार्षिक जातियों में इन प्रस्तावों को स्पष्ट से परिभाषित करना कठिन होता है। ठीक है, ए फ्यू प्लांट एक्सिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेनन। ठीक है, यानी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो असामान्य रूप से फ्लावरिंग की कार्यविधि को प्रदर्शित करते हैं। सम ऑफ देम सच एज, इसमें से कुछ है क्या है, बम्बू प्लांट, यानी कि बांस की स्पीसीज जो है अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार फूल देता है, वो भी कब, 50 से 100 साल के बाद, और बहुत बड़ी संख्या में ये क्या फल निकलता है और ये क्या होते हैं, मर जाते हैं। दूसरा अगर प्लांट की बात करें तो एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको हम लोग नीला कुरेंजी भी बोलते हैं, ये जो है फ्लावर देता है 12 वर्ष में मात्र एक ही बार। और एज मैनी ऑफ यू
would know this plant flower during September October to 2006। यानी कि आप में से अधिकांश ये जानते होंगे कि इस पादप में सितंबर अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए जिसके परिणामस्वरूप its mass flowering transformed large tract of hill area in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu into blue and attract a large number of tourists, जिसके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पर पुष्पों का कालीन सा बिछाई पड़ा था, जिसको देखकर जितने भी टूरिस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुए। इन एनिमल्स, अब जंतुओं का बात कर रहे हैं कि जंतु में जुवेनाइल जो है फेज वो फ्लो बाय द मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंज प्रियर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। ठीक है, अब जंतुओं की बात कर रहा है कि अधिकतर प्राणी की किशोरावस्था की समाप्ति उनके प्रजनन अवस्था के पूर्व उनकी शारीरिक एवं आकारिकी के बदलाव से प्रकट होती है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज भी अलग अलग जीवों में अलग अलग ड्यूरेशन की होती है। कह रहा है कि कैन यू लिस्ट द चेंज इन ह्यूमन बीइंग that are indicate of reproductive maturity। क्या आप मानव में पाए जाने वाले परिवर्तनों की सूची तैयार कर सकते हैं जिनमें जन्म परिपक्वता का पता लग सके? अब कह रहा है कि among animals for example birds do lay egg all through the ईयर्स। प्राणियों में उदाहरणतः पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते हैं? क्या वर्ष भर अंडे देते हैं? जितने भी बर्ड उदाहरण के तौर पर अगर लिया जाए बर्ड को तो वे क्या सालों भर अंडा देते हैं? और इट इज सीजनल फिनोमेना, या क्या यह किसी मौसम से संबंध घटनाक्रम है? What about the other animals like frog and lizard? यानी कि मेढक और छिपकली में ये प्रक्रिया कैसे होती है? मेढक और छिपकली में यह प्रक्रिया कैसे होती है? You will notice that या bird living in nature lay eggs only seasonal। आप ये नोटिस किए होंगे, ठीक है, कि जितने भी बर्ड होते हैं केवल विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं। हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी, यानी कि एज इन पोल्ट्री फार्म, कैन बी मेड टू ले एग थ्रू द ईयर्स। ठीक है, यद्यपि संरक्षण में रखे जाने वाले यानी कि क्या कुक्कुट फार्म में, मुर्गी फार्म में वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। इन दिस केस, यानी कि इस केस में लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। जितने भी अंडे देने वाले हैं वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, बट इट इज कमर्शियल एक्सप्लोटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। लेकिन ये क्या है? कमर्शियल एवं व्यापार के लिए उत्पत्ति है जो मात्र मानव कल्याण के लिए क्या है? अच्छे हैं। द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल mammals exhibit cyclical changes in the activity of ovaries and accessory duct as well as hormone during the reproductive phase। यानी कि प्लेसेंटल फीमेल में साइक्लिक चेंजेज एक्सिबिट होती है, ठीक है, वो भी ओवरी और एसेसरी डक्ट के एक्टिविटी के द्वारा और रिप्रोडक्टिव फेज में हार्मोनल चेंजिंग के द्वारा।
यानी कि इन नॉन प्राइमेट मैमल्स जैसे कि काऊ है, सीप है, रैट है, डियर है, डॉग है, टाइगर है, एक्सेट्रा है, में जो साइक्लिक चेंज होती है रिप्रोडक्शन के दौरान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। जबकि प्राइमेट में जो है, प्राइमेट में मंकी, एप्स, मैंस, चिंपैंजी, गोरिल्ला ये सब आ जाएंगे। तो जो इसमें जो साइक्लिक चेंजिंग होती है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और बहुत से मैनी एनिमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल विल्ड कंडीशन एक्सिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव। ठीक है। यानी कि कह रहा है कि मैनी मैमल्स, यानी कि बहुत से मैमल्स, स्तनधारी, स्पेशली वे जो प्राकृतिक रूप से किस में रहते हैं, जंगल में, जो प्राकृतिक रूप से किस में रहते हैं, जंगल में, वे अपने जनन प्रवस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्र को प्रदर्शित करते हैं, आगे कह रहा है कि मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हैंस आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। मैनी अदर मैमल्स, बहुत से अन्य मैमल्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं अपने रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। डैट वी ऑल ग्रो ओल्ड, इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज। यानी कि इस तथ्य से परिचित है कि हम सभी आयु में बढ़ते हैं। बट व्हाट इज मीन बाय ग्रोइंग ओल्ड, किंतु वृद्धि होने का क्या अर्थ है, ग्रोथ होने का क्या अर्थ है। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन कंसीडर एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेंसेंस और ओल्ड एज। इनकी जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होता है, ठीक है, वैसे ही ओल्ड एज या सेंसेंट का पैरामीटर जो है कंसीडर किया जाता है। देयर आर concomitant changes in the body like slowing of metabolism during this last phase of लाइफ स्पेन। अब क्या होता है, जो भी मेटाबॉलिक प्रक्रिया होती है लाइफ स्पेन के लास्ट फेज में, वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड टू डेथ, और ओल्ड एज जो होता है अंततः मृत्यु तक ले जाता है। ओल्ड एज के बाद क्या होता है, अंततः मृत्यु ही होती है। तो कह रहे हैं कि इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेजेस। यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में हार्मोन ही रेस्पॉन्सिबल होता है तीनों फेज के ट्रांजिशन के बीच। इंट्रैक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस एंड एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। यानी कि हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों के जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स का मतलब होता है घटना, यानी कि लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लैंगिक जनन में क्या क्या घटनाएं होती है ये हम लोग पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी अवस्था प्राप्त करने के बाद पश्चात ऑल सेक्सुअली
reproducing organisms exhibit events and process that have remarkable fundamental similarity। जितने भी जीव होते हैं जो लैंगिक जनन करते हैं, ठीक है, कुछ घटनाएं प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, कुछ घटनाएं प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समान रहता है, जिसमें महत्वपूर्ण मूलभूत क्या होता है, सिमिलरिटी होती है। इवन दो द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडेड वेरी डिफरेंट। यद्यपि लैंगिक जनन से संबंध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती है, बहुत ज़्यादा अलग होती है। द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटनाएं हैं थ्रू इलोबरेट होती है, यानी कि क्या होती है, विस्तृत होती है, बहुत बड़ा होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, फ्लो ए रेगुलर सीक्वेंस को फ्लो करती है। अब आगे कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज characterized by the fusion of male and female gametes, formation of zygote and embryogenesis। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही कैरेक्टर है कि इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा और फ्यूज करने के बाद से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और वो जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियोजेनेसिस का फॉर्मेशन करेगा। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। फॉर convenience, the sequential events may be grouped into three distinct stages, namely pre-fertilization, fertilization and post-fertilization। यानी कि सुविधा के लिए क्रमबद्ध घटनाओं को तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में विभाजित किया जा सकता है। सुविधा के लिए हम लोग इन घटनाओं को तीन स्टेज में डिवाइड करते हैं, वो है आपका प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर